हेलो स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम करने वाले हैं 10 सीबीएसई साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। यस, और उसका ये पहला पार्ट है। यहां पर हम शुरू करेंगे विथ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रहा होता है और जो उनके जीने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, यानी कि ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, है ना, इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स that are essential for their survival or for our survival। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस कौन से एग्जाम्पल देख लो, जैसे न्यूट्रिशन, खाना खाना, रेस्पिरेशन, उस खाने से एनर्जी ऑब्टेन करना, ट्रांसपोर्टेशन, चीजों को अलग अलग, वेस्ट है, ऑक्सीजन है, CO2 है, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है। प्लांट्स के अंदर भी वाटर, मिनरल, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कर देना। ठीक है, सर्कुलेशन और ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं, पर इस चैप्टर में हमको सिर्फ 4 ही लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं। कौन से हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसमें से यहां पर हम पहला वाला पढ़ लेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन। वेरी इजी, मजा आएगा एकदम, फटाफट क्विक में देख लेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? मैंने अभी बताया, खाना खाना। The mode of food intake, the mode of taking food inside our body is called nutrition। और न्यूट्रिशन मेनली 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता होगा, लोअर क्लास में ये पढ़ा होगा। ऑटो यानी सेल्फ, यहां पर ट्रॉफिक का मतलब है फूड सिंथेसाइजिंग। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफिक कह सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में भी ना 2 आते हैं, मतलब अगर मेजरली देखा जाए तो एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस में कुछ बेसिक केमिकल से अपना फूड डिराइव कर लिया जाता है, जैसे कि सल्फर बैक्टीरियाज। सल्फर खा के वो अपना फूड बना लेता है या फूड उससे अपनी एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है। यहां पर हमको वो नहीं पढ़ना, हमको यहां पर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है और हेट्रोट्रॉफिक। और स्पेशली ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस, हेट्रोट्रॉफिक में हम पढ़ेंगे डाइजेशन प्रोसेस। सो स्टार्ट करते हैं विद द ऑटोट्रॉफिक। यहां पर देख लीजिए आप, ऑटोट्रॉफिक मैंने अभी बताया सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग प्रोसेस को कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स एक बहुत ही खास प्रोसेस करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस किसका होगा यहां पर? फूड का। तो यानी फूड को प्रिपेयर कर लेना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन देखिए, यहां पर क्या होता है ना कि प्लांट्स कुछ बेसिक केमिकल्स को यूज करके, जैसे वाटर जो रूट से अब्सॉर्ब करते हैं और CO2 जो स्टोमेटा से लेते हैं, ये दोनों चीजों को यूज करके और वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिकल है और जो चीज बनती है फूड C6H12O6 दैट इज ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का डिफरेंस आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड वाला, वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक का मतलब ये समझ लो कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से या उससे ताल्लुक रख रहा हो, CHO, ये सब उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। C6H12O6, देखो यहां पर C भी है, H भी है, O भी है। वैसे आप कहोगे सर इधर भी है, इधर भी है, तो ये चीजें आपको उस चैप्टर में ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक वाटर and CO2 into complex organic food that is C6H12O6 in presence of, very important, in the presence of sunlight and chlorophyll। क्लोरोफिल ये काम करता है सनलाइट की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को बिना सनलाइट के नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो देखो यहां पर मैंने बैलेंस नहीं किया है रिएक्शन को, आपको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग का भी हाल ही में वीडियो बना हुआ है, तो ये आप बैलेंस कर लोगे। ठीक है, CO2 H2O दोनों को मिला के और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वेरी इंपॉर्टेंट, एरो के ऊपर सनलाइट लिख दो, नीचे क्लोरोफिल लिख दो। ठीक है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन भी तो देता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें ना आपको पढ़ना क्या है वो बताता हूं कि इसमें फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, और वो तीनों स्टेप्स मतलब ये जो है ये एक बार में नहीं होता, वैसे ये बहुत सारे पार्ट्स में होता है। 3 मेजर स्टेप्स कौन से हैं वो देख लो। तो देखो, सबसे पहले ऐसा नहीं होता कि CO2 और H2O सीधे मिल गया और सीधे मतलब फूड बन गया, ऐसा नहीं है। यहां पर पहले ना ये वाटर जो है ना इसको ब्रेक किया जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड फाइनली जो हाइड्रोजन रहेगा उसको CO2 में ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या है वो 3 स्टेप है, समझ लो। पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को अब्जॉर्ब करने की खास टेंडेंसी है उसके पास।
और फिर वो उस लाइट को क्या करता है, आगे देखो दूसरे स्टेप में, कन्वर्जन ऑफ दैट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उस लाइट एनर्जी को यूज करके वो एक रिएक्शन करता है, सो दैट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। और उसी मतलब क्या रिएक्शन कर रहा है, कौन सा केमिकल एनर्जी में क्या किया उसने, सो बेसिकली वाटर को ब्रेक किया, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो यानी वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो H2O को ब्रेक कर दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, और यहां पर H2 बन गया और O2 बन गया। अब इस H2 जो यहां हाइड्रोजन मिला हुआ है, इसको असल में क्या किया जाता है, ये यूज होता है इस कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें ऐड करने के लिए। सो हाइड्रोजन को, जो यहां वाटर से निकला हुआ हाइड्रोजन है, इसको CO2 में ऐड किया जाता है। एंड अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो वहां पर अपन ने रिडक्शन, ऑक्सीडेशन चीजें पढ़ी है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड व्हाट इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी है, पर फिलहाल यहां पर जो चीज है उस पर फोकस करो, यानी हाइड्रोजन के एडिशन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहां पर देखो CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, रिडक्शन ऑफ CO2, यानी एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू CO2, एंड दैट इज फाइनली फॉर्मिंग दिस फूड C6H12O6। तो इस तरीके से 3 स्टेप में ये प्रोसेस हो गया। ओके, आगे देखते हैं भाई दूसरा वाला, हेट्रोट्रॉफिक। बाप रे, क्या है सर, अरे बहुत इजी है, देखो तो सही। हेट्रोट्रॉफिक यानी क्या, अपनी फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करना। जैसे कि हम हेट्रोट्रॉफिक है, हम खुद थोड़ी ना सिंथेसाइज कर सकते हैं ऐसे खड़े भाई धूप के सामने, मस्त जो है CO2 H2O जो है वो फूड में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो नहीं कर सकते हम। यानी हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, यानी बेसिकली देखा जाए तो हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन पे डिपेंड कर रहे हैं। सो दिस हेट्रोट्रॉफिक में हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा कुत्ता बिल्ली जानवर नहीं पढ़ने वाले। तो यहां पर हमको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का ड्राइंग देखना होगा। बहुत आसान है, देख लो यार, बहुत इजी है, इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे, बना लोगे, बस आ जाएगा। तो ये वाला समझ लो, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, या तो इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें हमको मेनली डाइजेशन ही डिस्कस करना है। तो डाइजेशन क्या होता है वो तो समझ लो। डाइजेशन का मतलब वेरी सिंपल, डाइजेशन मतलब फूड से एनर्जी निकालना नहीं होता। डाइजेशन का मतलब होता है जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स, और वो जो न्यूट्रिएंट है उसको सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है। ठीक है, मतलब हमने फूड कंज्यूम किया, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स है भाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें हैं। इसमें से एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट जिससे हमको एनर्जी मिलता है वो 3 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। विटामिन और मिनरल भी बहुत एसेंशियल है, उसके बिना तो भाई बीमारियां चालू हो जाएंगी, पर ये 3 है जिससे एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो इन न्यूट्रिएंट्स को जरूरी है, मतलब हम खाना खा रहे हैं उसमें ये सब चीजें हैं, पर उसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ही वो सिंपल मॉलिक्यूल जाएगा सेल में इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और वहां ऑक्सीजन उसको ब्रेक करेगा, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल डाइजेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो आप खाना खा रहे हो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सिंप्लीफाई करना। क्या सिंप्लीफाई करना, देखो सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, 3 एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। जब डाइजेशन होगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट सिंप्लीफाई हो जाएगा इनटू ग्लूकोज, ताकि बॉडी आसानी से उसमें से एनर्जी निकाल सके। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अमाइनो एसिड, एंड फैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहां पर ये जो कन्वर्जन है ना, यही डाइजेशन है, और ये पूरे प्रोसेस में हम वही देखने वाले हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो है वो सिंप्लीफाई होता है। अब ऐसा नहीं कि सिंपल इनऑर्गेनिक में, बट सिंप्लीफाई होता है ताकि वो जा सके हर सेल में, और फिर वहां पे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में उससे एनर्जी निकाली जा सके। तो फिलहाल डाइजेशन में हम ये सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, और कैसे उसको बॉडी या ब्लड अब्सॉर्ब कर लेता है उस सिंप्लीफाइड मैटर को, वो देखना है। तो सबसे पहले सिस्टम को समझ लो। हम खाना खाते हैं, यहीं से खाते हैं सभी लोग, होप। तो ये जो है बकल कैविटी है, माउथ जिसको कहते हैं हम, और फिर इसके बाद जो फूड पाइप होता है जिसको ईसोफेगस भी कहा जाता है, एंड नाउ दैट इज स्टमक। उसके बाद आएगा स्टमक, स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यो घूमेगा रोलर कोस्टर, उसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से बाद में जो वेस्ट बन गया ऑलमोस्ट, वो जाएगा यहां से एनस से बाहर।
तो कौन सी चीजें हैं? माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, लीवर, देखो लीवर है, पैंक्रियाज है इसके आजू बाजू में यहां पर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के इस एंड में है अपेंडिक्स और ये दूसरे एंड में है एनस। क्या चीजें हैं, इनका फंक्शन क्या है वो देख लो, डाइजेशन कहां पर कैसे कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा वो देख लो। सबसे पहले फूड इज एंटर्स इन आवर माउथ, है ना, फूड एंटर्स थ्रू आवर माउथ ऑब्वियसली, एंड वहां पर क्या होता है, जो हमारे दांत हैं, अलग अलग विविध प्रकार के जो दांत हैं, 4 टाइप के मेनली टीथ होते हैं। कौन से? ये आगे वाले पतले पतले शार्प क्या हैं ये जो 4 हैं, दे आर कटिंग टीथ हमारे, क्या कहते हैं उनको? इंसाइसर, ठीक है। इसके बाद ये जो ड्रैकुला वाले दांत होते हैं हमारे, यहां पर एक, इधर एक, क्या बोलते हैं उनको? कैनाइन्स। दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ, चीर फाड़ करने के काम में आता है। उसके बाद होता है थोड़े से मोटे प्रीमोलार, दे आर कॉल्ड ब्रेकिंग टीथ। कोई चीज को तोड़ना हो यहां से तोड़ोगे दांत टूटेगा। ओके, सो दीज आर प्रीमोलार। और उसके बाद होते हैं एकदम एंड वाले, क्या है वो? यस, दे आर मोलार्स, द जायंट टीथ, जो ग्राइंडिंग टीथ है, जो कोई भी चीज को पीस के रख देंगे। सो बेसिकली दांत का काम क्या है? फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन करना, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। उसके बाद माउथ में डाइजेशन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ के अंदर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा नाम का एक जूस सेक्रेट करते हैं, और ये सलाइवा जो है वो एक एंजाइम कंटेन करता है। देखो ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस एंजाइम्स के थ्रू होगा, तो ये जो भी चीजें होनी है सिंप्लीफिकेशन एंजाइम्स करेंगे। तो यहां माउथ में कौन सा एंजाइम था सलाइवा के अंदर? सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दे ग्लूकोज को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं पर हो गया, या कहो तो स्टार्च का डाइजेशन हो गया, है ना। स्टार्च टेस्ट होगा मेरे ख्याल से एक्टिविटीज में, देख लेना। ओके, इसके बाद और एक और चीज बताऊंगा भाई, स्टार्टिंग से चीज जुड़े हो तो बता देता हूं कि एक्टिविटीज जो है चैप्टर का पढ़ते जाओ, पहले से ही मतलब उसको लर्न करते जाओ, आसान होगा, एग्जाम के टाइम पे एकदम रॉक करोगे। ओके, दूसरा, चलो यहां पर माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, यानी कि चलो एक चीज तो सिंप्लीफाई हुआ, एक चीज तो डाइजेस्ट हुआ, बचा है प्रोटीन और फैट, आगे देखते हैं। सो जैसे ही अब यहां पर डाइजेशन कंप्लीट हुआ, इसके बाद ये फूड जाएगा यहां से ईसोफेगस से, और ये खुद ब खुद थोड़ी जाएगा फूड, है ना, थोड़ी ना उसमें मोटर लगा हुआ है, ये चक्के लगे हुए हैं। तो एक्चुअली यहां पर क्या होता है, यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसमें यहां एक रिदमिक मूवमेंट होता है, ये चीज अपने आप पिचकती रहती है वहां पर और फूड को आगे आगे पुश करती रहती है। एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। तो फूड पासेस टू स्टमक थ्रू ईसोफेगस बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखते जाओ, आपका पूरा आंसर बनता जाएगा। पेरिस्टाल्सिस से फूड पहुंच गया स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर जो है फूड पहुंचा तो है, अब वहां पर क्या होगा, वहां पर आगे की प्रोसेस होगी। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, स्टमक वाला अलग से भी क्वेश्चन आता है ये चीज। स्टमक के इनर लाइनिंग में, स्टमक के अंदर की लाइनिंग में ग्लैंड्स होते हैं जिनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है दे कंटेन या दे सिक्रीट, ग्लैंड्स का काम है सिक्रीट करना, या तो हार्मोन या तो एंजाइम, है ना। तो यहां पर ये 3 गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। कौन से? HCl, पेप्सिन या और म्यूकस। तो यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रीट 3 गैस्ट्रिक जूसेस। कहां पर हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। एंड दीज आर कौन से जूसेस हैं? HCl, पेप्सिन, म्यूकस। तुम बोलोगे सर क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है? जी हां, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत खतरनाक वाला, लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि जो फूड यहां पहुंचा है उसका डाइजेशन अभी बचा हुआ है। उसका एक कंपोनेंट यहां डाइजेस्ट होगा, दैट इज प्रोटीन, और प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा? पेप्सिन। यहां पर ये एक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस मतलब एज अ गैस्ट्रिक जूस है। तो ये जो एंजाइम जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला है पेप्सिन, ये प्रोटीन डाइजेस्टर है, यानी प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा इनटू अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये कन्वर्जन तभी कर पाएगा, ये डाइजेशन तभी कर पाएगा, इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है सर? अरे ये बोलता है कि सर फूड जो है ना, फूड कैसा होना चाहिए? फूड शुड बी एसिडिक, तभी मैं डाइजेशन करता है। वो बोला ठीक है चलो भाई। तो यहां पर इसलिए HCl को सेक्रेट करना पड़ा, HCl को निकलना पड़ा यहां पर, ताकि फूड को एसिडिक बनाया जा सके। तो यानी यहां पर जैसे फूड पहुंचेगा ईसोफेगस से, ये स्टमक पूरा एकदम मूवमेंट करता है, एकदम मिक्सिंग करता है HCl का, ताकि फूड एसिडिक हो जाए और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर सके अमीनो एसिड में, यानी प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, और
अब मैंने ये बोला था HCl भाई एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, खतरनाक है, हार्श है, तो बॉडी के बाहर नुकसान करते हैं, अंदर तो करेगा ही। तो स्टमक के इनर लाइनिंग को बचाने के लिए, अंदर की सेल्स को बचाने के लिए ये म्यूकस सेक्रीट हुआ है जो एक्चुअली HCl से प्रोटेक्शन देता है इन स्टमक के इनर पार्ट को। तो यहां पर तीनों का फंक्शन देख लो। HCl मेक्स द फूड एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। दूसरा, पेप्सिन क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू अमीनो एसिड। और तीसरा है म्यूकस, जो क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हार्मफुल एक्शन ऑफ HCl। ठीक है, इसके बाद स्टमक के अंदर डाइजेशन हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जाएगा फूड आगे। सिंपल है, फूड यहां से जा रहा है आगे, कहां जाएगा? लीवर, पैंक्रियाज? नहीं, कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। देखते हैं, पर देखो यहां पर लीवर और पैंक्रियाज भी हैं। वैसे लीवर के बारे में एक चीज बता दूं, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब ये क्या करता है? लीवर दो चीज सेक्रेट करता है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करता है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, देखते हैं आगे। एक और चीज है पैंक्रियास, ये क्या करता है? ये भी दो पैंक्रियाटिक जूसेस सेक्रेट करता है, एक है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज। तो ये ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या है? ये भी दो एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स को देखो मैंने एकदम चौकोन किया हुआ है, इधर सलाइवरी अमाइलेज, यहाँ पेप्सिन, यहाँ ट्रिप्सिन, यहाँ लाइपेज। तो पैंक्रियाज ने दो मतलब एंजाइम सिक्रीट किए हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखो ट्रिप्सिन जो है बिल्कुल पेप्सिन का भाई लग रहा है, सरनेम सेम है दोनों का, पेप्सिन ट्रिप्सिन। तो दोनों का काम भी वही है, वो भी प्रोटीन डाइजेस्टर था, ये भी प्रोटीन डाइजेस्टर। जो बचा हुआ प्रोटीन है वो ये डाइजेस्ट करेगा। तो यानी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन, और लाइपेज, देखो लाइपेज में एक वर्ड है लिपिड। लिपिड यानी होता है फैट, तो यानी ये फैट डाइजेस्टर है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा ये लाइपेज। पर इन दोनों का एक नाटक है। जैसे पेप्सिन का नाटक था कि भाई फूड क्या चाहिए था? एसिडिक। अब ये लोगों का नाटक है कि भाई फूड कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन, यानी कि थोड़ा सा बेसिक। तो फूड को अल्कलाइन करने के लिए, पहले तो एसिडिक था भाई, एकदम अपोजिट नेचर यहां पर, तो उसीलिए यहां पर जो लीवर है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है। सो लीवर सेक्रेट्स बाइल जूस, क्योंकि बाइल जूस क्या करता है? इट मेक्स द फूड अल्कलाइन, फूड को अल्कलाइन बनाने के लिए ये काम करता है। ठीक है, चलो एक काम तो हो गया कि भाई ये इनको फूड चाहिए था अल्कलाइन, ताकि ये डाइजेशन कर सके, और फूड अल्कलाइन कर दिया बाइल जूस ने। बाइल सॉल्ट का काम क्या है? बाइल सॉल्ट एक और इंपॉर्टेंट काम करता है, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को, बड़े फैट के टुकड़ों को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो फैट आया है वो बड़े साइज का है, और ये लाइपेज जो फैट डाइजेशन करता है वो चाहता है कि फैट जो है वो स्मॉलर पीसेस में हो, ताकि अच्छे से डाइजेशन हो सके। सो उसके लिए यहां पर बाइल सॉल्ट है जो फैट को बड़े पीस से छोटे पीस में कन्वर्ट कर रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या हो रहा है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो यहां पर बाइल सॉल्ट ने फैट को छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन हो गया, और बाइल जूस ने फूड को अल्कलाइन बना दिया। अब इन दोनों ने ऐसा किया है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लाइपेज और ट्रिप्सिन जो आया है पैंक्रियाज से, वो प्रोटीन और फैट को रिस्पेक्टिवली डाइजेस्ट कर दे। चलो ठीक है, यहां पर प्रोटीन और फैट भी डाइजेस्ट हो गया। मतलब क्या क्या डाइजेस्ट हो गया? यहां पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। इधर पे प्रोटीन थोड़ा डाइजेस्ट हुआ, और यहां पर बचा हुआ प्रोटीन ट्रिप्सिन ने डाइजेस्ट कर लिया, और लाइपेज जो है उसने फैट को डाइजेस्ट कर लिया। जो यहाँ दिक्कतें थी कि भाई फूड अल्कलाइन होना चाहिए, तो बाइल जूस ने कर दिया, और फैट छोटे पीसेस में होना चाहिए, तो बाइल सॉल्ट ने कर दिया। सब चीजें हो गई। अब फूड में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे वो सिंप्लीफाई हो गए ऑलरेडी, पर अब अगर यहां से बॉडी ने उसको, ब्लड ने अब्सॉर्ब नहीं किया, तो ये तो वेस्ट के साथ चला जाएगा ना। तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि अब अब्जॉर्प्शन हो। तो यहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर डाइजेशन कंप्लीट हुआ, उसके अंदर की लाइनिंग्स में विलीज प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर, इस तरह के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों साइड में, मतलब थ्रू आउट अंदर की तरफ ये ऐसे रहेंगे, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड विलीज।
मतलब फिंगर जैसे स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्यों? तो एक्चुअली अगर वो नहीं भी होते तब भी अब्जॉर्प्शन तो हो ही सकता था, ब्लड वेसल्स उसके अंदर है तो अब्जॉर्प्शन तो हो ही सकता था। पर ऐसा करने से होता ये है कि अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल होंगे और सरफेस एरिया भी बढ़ गया। आप खुद ही देखो, जब ऐसा होगा तो सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा उसका। तो इससे रिलीज से क्या होता है, सरफेस एरिया मैक्सिमाइज होता है और जिससे कि अब्जॉर्प्शन जो है वो जबरदस्त होता है ना। आप खुद देखो, यहां पर इनर लाइनिंग अगर ऐसा हो तो कितना सरफेस मिल रहा है अब्जॉर्प्शन के लिए। मान लो यहां पर ब्लड वेसल है, बहुत सारा है फिर भी, और अगर यही सरफेस अगर कुछ ऐसा हो जाए तो सोचो कितना सरफेस एरिया मिल रहा है यहाँ अब्जॉर्प्शन के लिए। अंदर हैवी ब्लड वेसल का नेटवर्क होगा, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे यहाँ पर विलीज के अंदर की तरफ, ताकि चीज़ों को अब्जॉर्ब किया जा सके। चलो अब्जॉर्प्शन तो हो रहा है। वैसे एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हम अपनी बात कर रहे हैं फूड की, तो इसमें 3 स्टेप्स है यहाँ पर फूड को अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइजेशन है कि नहीं, इधर जो हुआ वो डाइजेशन है, और लास्ट में जो वेस्ट बचेगा उसको बॉडी से निकालना भी पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, इजेशन वो हम आगे देखेंगे, वहां पर इजेशन होगा। वैसे इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन, ये याद रखना। ओके, तो फिलहाल हम कहां थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कर रहा है, ब्लड वेसल्स है जो अब चीजें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड जो भी बना हुआ है, अब वो यहां पर ब्लड अब्जॉर्ब कर रहा है विलीज के अंदर की तरफ। चलो ठीक है, ये चीजें अब्जॉर्ब हो गई, ब्लड अब इसको सेल तक लेके जाएगा, आगे का काम रेस्पिरेशन में होगा, एनर्जी निकालने का। अच्छा, अब जो चीज बची है स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज अ वेस्ट, ऑलमोस्ट अ वेस्ट, तो अब वो इधर से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलीज प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या है सर, ये विलीज मेनली वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, और इसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है सेमी सॉलिड फॉर्म में, वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा और एनस से पीरियोडिकली वो बाहर इजेशन कर दिया जाएगा उसका। ठीक है, तो ये यहाँ से इजेशन होता है। ओके, ये समझ में आ गया। इसका समझ में नहीं आया सर अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी ऐसा ऑर्गन जो अब हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है। तो कब काम का था, जब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, जब वो कच्चा फूड, घास फूस ऐसी चीजें कच्ची अज्यूम करते बॉडी के अंदर, मतलब इनटेक करते थे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स की जरूरत थी। उस टाइम पे ये अपेंडिक्स यूजफुल था, ये वैसे एंजाइम्स रिलीज करता था। तुम बोलोगे सर अभी हम घास खाएं तो ये रिलीज करेगा क्या? नहीं, ये एवोल्यूशन, बहुत लंबे प्रोसेस में ऐसा चेंज आया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी नहीं होगा। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, पर ये कभी कभी दिक्कत देता है। कभी कभी आप फूड खाते हो ना, तो यहाँ पर हो सकता है कि मतलब अब नॉर्मल फूडिंग की वजह से कभी मान लो हमने कुछ कच्चा आटा या कुछ ऐसी चीज़ें फंस गई इधर ना, या फिर मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से एकदम फटाफट खा लिया, तो कुछ मतलब ऐसे अबनॉर्मल हैबिट्स की वजह से यहाँ पे फूड अटक सकता है, और जिसकी वजह से वो अगर बहुत टाइम तक रहेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा अपेंडिक्स का, जो बहुत ही पेनफुल होता है, और फिर कट करके उसको निकालना होता है। ठीक है, ये हो गया। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ चीज़ बता दूं, और जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन गड़बड़ी है। स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज जो है वो अबाउट 6 मीटर की होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की साइज 1.5 मीटर की होती है। देखो उसको लार्ज बोल रहे हैं जबकि वो 1.5 मीटर का, और ये 6 मीटर का लेंथ का है, तो उसकी थिकनेस से उसका नाम पड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स की, तो हर्बीवोर्स जो घास फूस खाते हैं जैसे गाय भैंस, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है कंपेयर टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स यानी जो फ्लैश खाते हैं जैसे कि लायन, टाइगर हो गए, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लैश जो है डाइजेस्ट करना आसान है कंपेयर टू ये घास फूस। इसके अंदर सेलुलोज होता है जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, इसलिए लंबा ट्रैक दिया गया है इन केस ऑफ हर्बीवोर्स। लाइफ प्रोसेस का दूसरा पार्ट जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन वाला लाइफ प्रोसेस करेंगे, तो यहां पर भी जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में हमको प्लांट्स और ह्यूमंस के हिसाब से चीजों के बारे में बात करनी है। सिर्फ इस चैप्टर में ही क्यों, मेजरली हमारा 10th साइंस का अगर हम देखें तो ह्यूमंस और प्लांट्स के रिस्पेक्ट में ही बातें होंगी। तो रेस्पिरेशन जो है क्या है असल में वो समझ लो। इट इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ऑब्टेन बाय द बॉडी। बॉडी जो है
फूड से जो एनर्जी जिस तरीके से निकालता है, एनर्जी डिराइव करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमंस ही करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। आप कहोगे प्लांट्स तो फूड प्रिपेयर करते हैं ना, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर ऐसा नहीं है। उनको भी अपनी ज़िंदगी में एनर्जी की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस फूड को जो उन्होंने प्रिपेयर किया है उसको यूज़ भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन जो उनके अंदर है, ट्रांसलोकेशन, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को भी एनर्जी की, तो वहाँ पर उसके लिए उनको रेस्पिरेशन भी करना होता है। बहरहाल हम यहाँ शुरू करेंगे विथ एनिमल वाला, हम अपने ह्यूमंस का जो रेस्पिरेशन है उसके हिसाब से बात करेंगे, और फिर प्लांट्स का भी है आगे। तो सबसे पहले समझ लो कि हमारे अंदर का जो रेस्पिरेशन है वो दो पार्ट्स में उसको समझना होगा, एक्सटर्नल और फिर इंटरनल। इंटरनल मतलब जो सेलुलर, सेल के अंदर जैसे एनर्जी डिराइव होता है वो चीज़, और एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर का मैकेनिज्म है जिससे कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है फूड को ब्रेक करके उससे एनर्जी निकालने के लिए। अब ये बहुत सिंपल है, इसको एक मतलब बहुत आसान तरीके से समझ लो कि अगर जैसे मान लो जंगल से हम लकड़ी तोड़ के लाए, तो उसको एज अ फ्यूल जला के उससे हमको हीट एनर्जी ऑब्टेन करनी है, तो उस लकड़ी को, उस फ्यूल को ऐसे सीधे ही पूरे ट्रंक को एक साथ चूल्हे में तो नहीं डाल देंगे ना। क्या करना होगा, पहले उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना होगा, ओके, और फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। तो और फ्यूल भी मतलब वहाँ भी हमको उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ भी फूड भी फ्यूल है और इसको भी बर्न करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जो लकड़ी को काटने का काम है वो हमने ऑलरेडी डाइजेशन प्रोसेस में देख लिया कि कैसे हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को सिंप्लीफाई किया। अब वो सिंप्लीफाई चीज़ अब्जॉर्ब हुई थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ब्लड जो है उसको देखो यहाँ पे सेल तक ले आया है। तो ये डाइजेशन प्रोसेस से फूड यहाँ पर आया, जो न्यूट्रिएंट जो सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट्स है वो आए। अब इसको, इस फूड या इस फ्यूल को जला के इससे एनर्जी निकालने के लिए, इसको बर्न करके या इसको इससे एनर्जी अगर हमको डिराइव करना है तो हमको यहाँ भी ऑक्सीजन चाहिए होगा। देखो ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा सेल तक, पहले हम वो देख लेते हैं। सो दैट एक्सटर्नल मैकेनिज्म, इसमें हम बेसिकली ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं। ब्रीथिंग यानी क्या होता है, लोग रेस्पिरेशन को ही ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन ओवरऑल खाली ब्रीथिंग नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। ठीक है, सिर्फ ब्रीथिंग जो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। तो ब्रीथिंग में क्या क्या होता है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो इस इनहेलेशन में हम क्या इनहेल करते हैं, डू वी इनहेल ओनली ऑक्सीजन? नहीं, हम ढूंढते नहीं ना, हम तो एयर इनहेल कर रहे हैं, यहां पर एयर है। तो यानी क्या, इनहेलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, ऐसा एयर जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। एंड व्हाट इज exhalation, the process of giving out air that is rich in carbon dioxide। ये समझ लो। ओके, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस में हम बेसिकली क्या कैसे इनहेल करते हैं वो चीज़ समझे, उससे पहले हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इंटरनल जो है वो देख लो आप। यहाँ पर सबसे पहले नेजल कैविटी या नेजल पैसेज जिसको आप कह सकते हो, ये नाक। अब हवा सिर्फ यहीं से नहीं जाती, माउथ से भी जाती है, चलो ठीक है, दोनों वहां जाके मिक्स होते ही हैं। तो नाक के अंदर हेयर्स क्यों दिए हैं, ताकि वो जो डर्ट है, जो डस्ट है वो फिल्टर हो जाए। ओके, इसके बाद एयर जो है वो पास हो रहा है यहाँ से, और पहला जो अब ये पार्ट जो मैं यहाँ बता रहा हूँ दैट इज फेरिंग्स, जिसको आप थ्रोट भी कहते हो। और इसके बाद अगला जो पार्ट है वो है लैरिंग्स, द वॉइस बॉक्स। ओके, लैरिंग्स के बाद ये जो ऐसा वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया, और ये बना होता है सी शेप कार्टिलेज से। सी शेप कार्टिलेज से क्यों बना है, ताकि वो कार्टिलेज जो है थोड़ा सा हार्डनेस देता है, और जिससे कि जो वॉल्स है इस एयर विंड पाइप के वो आपस में कोलैप्स ना हो जाए उसके लिए। तो प्रॉपर एयर का पासेज हो इसके लिए ज़रूरी है ये सी शेप कार्टिलेज, जिससे ट्रैकिया बना हुआ है। इसके बाद एयर जो है आगे जाएगा, और फिर यहाँ पर लंग्स में दोनों साइड ये ऐसे दो ब्रांचेस बन गए। इन दो ब्रांचेस को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो है इसके बाद फर्दर डिवाइड होता है इनटू फर्दर सब ब्रांचेस, जिनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो यानी दो पार्ट में पहले बटा, तो दैट इज ब्रोंकाई, और फर्दर जो डिवाइड हो गया दैट इज ब्रोंक्यूल। अब ये दो आपको यहाँ पर ये पार्ट्स दिख रहे हैं, दैट इज लंग्स ऑब्वियसली, और ये दोनों लंग्स को यहाँ पर एक मस्कुलर रॉड मिला हुआ है
जो उसको ब्रीथिंग करने का बहुत ज़रूरत है इसकी, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। और जब हम इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम हेल्प करता है बेसिकली उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में, वो मसल जो है मूवमेंट में हेल्प करता है। तो व्हेन वी आर इनहेलिंग, हवा अंदर गई, ठीक है, डायफ्राम ने इस चेस्ट को लिफ्ट किया, वॉल्यूम बढ़ा, एयर गया अंदर, और फिर अब वो अब्जॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन कैसे होगा वो आगे देखेंगे, बट उसके बाद फिर हम एक्सेल करते हैं, फिर वो हवा बाहर जाती है। डायफ्राम का जो वही यहाँ पर मूवमेंट बेसिकली लाता है, चेस्ट अप चेस्ट डाउन, ठीक है। और एक चीज़ और समझो कि यहाँ पर जो एयर आ रहा है, या जो मेनली हम ऑक्सीजन से मतलब है, तो हम ऑक्सीजन के हिसाब से बात करेंगे। मान लो अब यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ये क्या चीज़ है सर, ये कहाँ बना दिया लंग्स के बाहर? एक्चुअली जो ब्रोंक्यूल्स है वो जो एंड में ओपन होता है, असल में वो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होता है, छोटे छोटे, देखो यहाँ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स पूरे इसमें भरे होंगे, और वो उसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई करते हैं। और ये जो एल्वियोलाई है वो ऐसा क्यों नहीं बना है, वो थोड़ा सा इस टाइप से क्यों बना है? ऑब्वियसली जैसा हमने विलीज के बारे में पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ वही चीज़ है। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है अगली साइड में, देखो आप देख सकते हो, तो वो क्या कर सके, ऑक्सीजन को मैक्सिमम ले जा सके, फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, और बलून लाइक है ताकि उसके अंदर वॉल्यूम बन जाए। अभी एक चीज़ और बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले, कि हम जो एयर एक बार में इनहेल करते हैं ना, वो उसी के नेक्स्ट एक्सेल में बाहर नहीं जाती, ठीक है। मतलब हमारा चेस्ट का वॉल्यूम जो है, जितना एयर वो कंटेन कर रहा है, वो पूरा का पूरा एक एक्सेल में बाहर नहीं करता, वो 3 बार में, ठीक है, उसको बाहर करेगा। तो ये समझो कि आप 1/3 ऑफ द एयर आप ले रहे हो, जितना वॉल्यूम है उसका, और फिर अगले एक्सेल में पुराना वाला 1/3 बाहर जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है, ओके। अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स ने ऑक्सीजन को ले जाएगा, ब्लड ऑक्सीजन को ले जाएगा, पर कैसे ले जाएगा? तो एक्चुअली ब्लड इज नॉट, मतलब ऑक्सीजन इज नॉट दैट सोल्यूबल, तो कैसे डिसॉल्व होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो याद रखना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मतलब हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, और ऑब्वियसली आरबीसी के अंदर होता है ये। और हीमोग्लोबिन जो है, इट इज द एक्चुअल ऑक्सीजन कैरियर, और ये अगर ना रहे तो भाई ऑक्सीजन हर एक पार्ट तक पहुंचना काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उससे। अच्छा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा तो सही, और जो प्रोसेस होगा उसमें जो CO2 निकलेगा वो कैसे आएगा? तो CO2 को वापस आने के लिए कोई पिगमेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन ये काम नहीं करेगा, ओके। तो एक्चुअली CO2 को वापस आने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब वो आएगा ऑब्वियसली, लेकिन कोई ऐसा पिगमेंट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो एज सच वो इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है हमारे लिए। पर और एक सिस्टम समझ लो कि CO2 जो है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल, वो काफ़ी सोल्यूबल होता है, तो यानी वो आराम से ब्लड में मिक्स होकर और खुद ब खुद यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो CO2 जो है वो बेसिकली डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहा है। याद रखना, CO2 कौन से प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? दैट इज डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, लास्ट ईयर पढ़ा था आपने। और जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। सो इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। इस चीज को हमने समझ लिया, इस यहाँ का मैकेनिज्म समझ लिया। अब देखते हैं कि भाई सेल के अंदर जो इंटरनल है वहां पर क्या हो रहा है। सो इंटरनल वाले पार्ट में, यानी सेल के अंदर, अब ये ऑक्सीजन पहुंचा है ना, और यहां से डाइजेशन के रिजल्ट से जो सिंप्लीफाइड फूड है वो पहुंचा हुआ है। अब इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस फूड को ब्रेक करेगा, उससे एनर्जी निकालेगा। तो और ये काम कहाँ होगा? ऑब्वियसली ये सब पूरा कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो वहां पर ये चीजें मतलब पूरी तरह से फिनिश होती है। देखिए आगे कैसे होगा ये। अब ये जो रिएक्शन है देखो क्या है, C6H12O6 यानी फूड, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होगा, और साथ में उसके बाद क्या बनेगा, CO2 H2O, ओके। पूरा ब्रेक हुआ, देखो इसको ब्रेक किया गया, CO2 बना, H2O बना, और एनर्जी मिली। अब ये एनर्जी ऐसा तो नहीं कि जब हम खाना खाएंगे उसी वक्त हम काम कर पाएंगे, उसी वक्त एनर्जी को स्टोर करना भी तो जरूरी है। तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में एक सिस्टम है, देखो क्या है। असल में यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा ये पार्ट को, नहीं यहीं पे देख लो, दिस इज ADP, एडिनोसिन
और यहाँ पर 2 फॉस्फोरस लगा होता है। सो दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये कहाँ पर है? ये हमारे सेल के अंदर लोकेटेड है। मान लो ऐसे एडीपीज होते हैं और जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है उसको स्टोर करने का एक सिस्टम देखो। तो ऐसे एडीपीज बहुत सारे हैं और ऐसे एलिमेंटल फ्री फॉस्फोरस भी होता है। तो यानी मान लो कि ऐसे फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है। तो जब ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो इसको स्टोर कैसे किया जाएगा? तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ये फॉस्फोरस, इस फॉस्फोरस को लाके और यहां पर जोड़ दिया जाएगा ऐसे। और किसने जोड़ा है? ये बॉन्ड कहां से बन गया, ये एनर्जी कहां से आई? तो ये एनर्जी असल में आपका यहां से प्रोड्यूस हुआ और वही यहां पर स्टोर हो गया। तो एक्चुअली एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई एज अ थर्ड बॉन्ड। ठीक है। और ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था वो क्या बन गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। देखो 3 फॉस्फोरस आ गए। सो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एनर्जी स्टोर होती है। सो दैट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। बिकॉज हम जो है कोल या पेट्रोल से एनर्जी नहीं डिराइव करते, हमको एटीपी से एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो ये एनर्जी करेंसी कहलाता है। तो सर जब इस एनर्जी को यूज करना होगा तो कैसे यूज होगा? इसका उल्टा फिनोमेना हो जाएगा। जो एटीपी है उसका ये बॉन्ड टूटेगा, यहां तीसरा वाला, और फिर से ये एडीपी प्लस पी अलग हो जाएगा और जो एनर्जी है वो हम यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। फिर आगे जब हम खाना खाएंगे, जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो फिर से वो एडीपी और फॉस्फोरस जुड़ जाएंगे, एनर्जी स्टोर हो जाएगी और यही चीज चलती रहती है। ठीक है। बट ये जो मैंने यहाँ रेस्पिरेशन बता दिया, अगेन दिस इज नॉट बैलेंस। आपको बैलेंस करना है। रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर में से आप बैलेंसिंग सीख के और इसको बैलेंस करोगे। ओके। तो यहां पर जो हमने रेस्पिरेशन बताया, ये कौन सा रेस्पिरेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन बहुत सारा मतलब अवेलेबल होता है। हायर एनिमल्स के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन मस्ट है, बिकॉज एनर्जी हमको बहुत ज्यादा चाहिए। पर जो लोअर एनिमल्स है, क्या उनको उनमें सब में यही है क्या? नहीं। जो बेसिक वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि अगर हम ईस्ट की बात करें, हाँ, तो ईस्ट जो है वहां पर उतना छोटा क्रिएचर है कि भाई उसके लिए उतना एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो वो ना बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन क्या करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये चीजें आएंगी, बस ऑक्सीजन नहीं होगा। ये फूड जो है उसको वो ब्रेक करेंगे पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। तो यहां पर इथेनॉल बनेगा, C2H5OH इथेनॉल बनेगा। और ये जो इथेनॉल है और साथ में थोड़ा सा एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होगा। इथेनॉल से क्या मतलब? ये इथेनॉल वही इथेनॉल है जो अल्कोहलिक बेवरेजेस में पड़ता है, वैसे वही अल्कोहल है ये। ठीक है। तो फिलहाल ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है, उस रेस्पिरेशन में विदाउट ऑक्सीजन फूड को ब्रेक किया जाता है, जिसमें जैसे यहाँ CO2H2O बना, इसमें इथेनॉल बनता है। लेकिन जो एनर्जी जितनी ज़्यादा यहाँ निकली एरोबिक रेस्पिरेशन में, उतनी एनर्जी नहीं होती, उसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अच्छा, बात करें अगर हम एक और टाइप का रेस्पिरेशन जो हमारे अंदर ही होता है, मतलब कुछ अब नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मान लो हमने बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कर ली, दिन भर क्रिकेट खेला है, दिन भर फुटबॉल खेला है, ऐसा कुछ, तो ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम हमको क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब वो क्यों आता है भाई? तो दैट इज बिकॉज कि हमारे मसल सेल्स के अंदर भी एक तरह का रेस्पिरेशन चालू हो गया। तो नॉर्मली मतलब ऐसे केस में जब फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिव होगी, ऐसे में क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल पाएगा मसल सेल्स को, और वहां पर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ये पूरा प्रोसेस ऐसा नहीं हो पाएगा, CO2H2O नहीं बनेगा, अच्छी तरह से फूड ब्रेक नहीं होगा, वहां पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, इसके बदले लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही वो क्रैम्प वाला इफेक्ट आता है। ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी ना तो इतनी कम होगी जैसा एनरोबिक में था, ना ही एरोबिक जितना ये वाली जितना ज्यादा होगा। ठीक है। वैसे ये एरोबिक में आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वाला केस। ओके। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल तो मतलब हमको यहाँ पर करना नहीं है, पर एक चीज़ समझो कि हमको कहा जाता है, जनरली सजेस्ट किया जाता है कि प्लांट्स के सामने या पेड़ों के सामने रात के टाइम पे हमको रुकना नहीं चाहिए उसके आसपास। क्यों? क्योंकि रात में वो ज़्यादा क्या, मोस्टली उसका जो मेजर प्रोसेस है वो होता है एक्सेलेशन ऑफ CO2। रात में ज़्यादा CO2 रिलीज करते हैं वो, बेसिकली बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर वो हमारे लिए ठीक नहीं, हमको ऑक्सीजन चाहिए, CO2 थोड़ी चाहिए। तो क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, वो देख लो। आपको ये पता है हमारे अंदर सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, लेकिन प्लांट्स में
फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। इस मामले में वो हमसे सुपीरियर है। अब देखो क्या होता है दिन के टाइम पे दे आर डूइंग रेस्पिरेशन एंड दे आर ऑल्सो डूइंग फोटोसिंथेसिस। पर देखो फोटोसिंथेसिस का पी कितना बड़ा दिखाया, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है। रेस्पिरेशन कम क्यों होता है? बिकॉज उनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होता, दे आर नॉट मूविंग ना, मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है ये। तो ऐसे में उनको कम एनर्जी चाहिए, इसलिए रेस्पिरेशन तो कम हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या चाहिए होता है? CO2 अंदर जाता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 बाहर दिया जाता है। अब CO2 में बाहर ऐसे भी दिखा सकता था, पर मैंने ऐसे क्यों दिखाया, उसका रीजन है। सो दे आर डूइंग रेस्पिरेशन, नो डाउट। लेकिन फोटोसिंथेसिस आप देखो कितना ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि दिन में लाइट प्रेजेंट है, एकदम जबरदस्त तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एंड फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है? CO2 अब्सॉर्ब करके और फूड प्रिपेयर करता है और ऑक्सीजन भी बाय प्रोडक्ट में निकलता है। अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया इस चीज को। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। तो देखो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके लिए क्या होगा? बहुत मेजर लेवल पे CO2 इनटेक हो रहा है और ऑक्सीजन का गिविंग आउट हो रहा है। तो यहां पर प्लांट ज्यादा दिन में क्या कर रहा है? वो ज्यादा ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। और ये तो भाई कम चल रहा है प्रोसेस, तो यानी ये प्रोसेस ऑलमोस्ट लाइक समझो इसमें से थोड़ा सा ऑक्सीजन इधर यूज कर लिया उसने, और यहाँ का जो CO2 रिलीज हुआ इस रेस्पिरेशन में वो यहीं दे दिया उसने, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि समझो कि रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है इस तरीके से, और मतलब बेसिकली दिन में क्या कर रहा है वो? CO2 अज्यूम कर रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, ये समझ सकते हो आप। रात में जो मेजर प्रोसेस है वो क्या बन जाता है? अब रात में रेस्पिरेशन के रेट पे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। रेस्पिरेशन तो दिन रात लाइट से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में फर्क पड़ गया। क्यों? रात में लाइट नहीं है, तो बिना लाइट के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि मेजर प्रोसेस ये हो जाएगा रेस्पिरेशन, जिसके अंदर वो बाहर से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा, भाई दैट इज अ मेजर प्रोसेस। तो ये चीज हमारे लिए सही नहीं है CO2। तो यानी प्लांट्स जो है दिन में मेजरली ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात में मेजरली वो CO2 रिलीज करते हैं। होप कि भाई ये टॉपिक आपको समझ में आया, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। एंड दो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे जुड़े हुए हैं या दो टर्म्स वो समझ लो कि एक्वाटिक एनिमल्स, फिशेस, वो क्यों रेस्पिरेशन का ब्रीथिंग इतना फास्ट हो रहा होता है? अगर फिश टैंक में देखा होगा आपने, बहुत तेजी से उनका जो ब्रीथिंग वो आपको दिख रहा, मुंह ऐसे चलाते रहता है बहुत तेजी से। तो ये वाला मतलब क्यों? वाई दे रिस्पायर फास्टर? कारण क्या है कि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। पानी में ऑक्सीजन ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, अभी डिस्कस किया था मैंने। सो बिकॉज द वाटर ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, सो वाटर का जो कंसेंट्रेशन है पानी के अंदर कम है, सॉरी ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है पानी के अंदर कम है, तो इनको अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। तो ये पर मिनट या फिर पर सेकेंड का जो ऑक्सीजन लेने का जो स्पीड है उसको बढ़ा देंगे। सो ज़्यादा तेज़ी से ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा कि मतलब जो जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो तेज़ी से उनकी बॉडी में जाएगा। तो बिकॉज पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, इसलिए इनको तेज़ी से रिस्पायर करना होता है। एंड एक चीज़ और कि जो ज़ेरोफाइट्स है, ज़ेरोफाइट्स यानी जो डेजर्ट में रहने वाले कैक्टस, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स, तो जो ज़ेरोफाइट्स है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? क्योंकि अगर रेस्पिरेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो उनको CO2 अब्जॉर्ब करना है, ऑक्सीजन देना है, इसके लिए उनके स्टोमेटल पोर को ओपन करना होगा। तुमको पता है कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो स्टोमेटा से होता है। तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के लिए जो गैस का एक्सचेंज है वो कैसे मैनेज करते हैं? ये एक बात ध्यान देना कि अगर वो दिन में एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए स्टोमेटा ओपन करेंगे, इतना गर्म है, इतना टेम्परेचर ज़्यादा है कि वाटर जो है वो लूज कर जाएगा, उसके अंदर से ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर होगा। तो वाटर लॉस बचाने के लिए, बिकॉज आपको पता है ज़ेरोफाइट्स पानी बहुत सेव करते हैं, तो पानी का लॉस बचाने के लिए, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए वो क्या करते हैं? दिन में वो एक्सचेंज ऑफ गैस करते ही नहीं है। तो अगर हम उनकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात करें, जो कि लाइट होगा तो ही फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, तो वो कैसे करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैस जो भी उनको करना है ना वो रात में कर लेते हैं, और स्टोमेटल पोर का मतलब ओपन करने का काम रात में करते हैं। जितना भी उनको CO2 लेना है रेस्पिरेशन फॉर फोटोसिंथेसिस वो रात में ले लेंगे,
और फिर दिन में वो स्टोमेटल पोर को ओपन नहीं करेंगे, दिन में सिर्फ वो लाइट को यूज करके, उनका जो क्लोरोफिल है वो लाइट को यूज करके और फूड प्रिपेयर कर लेगा। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैस रात में करते हैं और जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है, जो मेन रिएक्शन है, वो दिन में कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, तो यहां पर ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अलग अलग चीजों का, जैसे फूड हो गया या न्यूट्रिएंट्स कह दो, वेस्ट कह दो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, हार्मोन्स हो गए, बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो एक्चुअल जो ट्रांसपोर्टर है हमारे अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो एक्चुअली ट्रांसपोर्टर जो है वो क्या है, इट इज ब्लड। ठीक है, हमारे अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में ब्लड है जो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पेस बनाने की जरूरत है, उसको प्रेशर में भेजने की जरूरत है, वो कौन करता है, इट इज हार्ट। तो यानी कि ये हार्ट जो है, दिस इज एक्टिंग एज अ पेस मेकर। ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मजबूर कौन करता है, हार्ट करता है। ये बात याद रखना। और हार्ट जो है, बहुत लोगों का ये मानना है कि हार्ट प्योरिफिकेशन करता है, ब्लड में ऑक्सीजन भरता है। एक्चुअली हार्ट ब्लड में ऑक्सीजन नहीं भरता, हार्ट सेंड करता है ब्लड को लंग्स के पास, ताकि वहां पर ऑक्सीजनेशन ब्लड का हो सके। तो यहां पर वही चीज हमको डिस्कस करनी है। इसके अलावा डबल सर्कुलेशन क्या होता है, वो भी चीज हमको देखना है। हार्ट का जो साउंड होता है, हार्ट बीट का, ठीक है, दैट इज, अभी हम धक धक बोलते हैं, वो धक धक होता है कि कुछ और होता है, वो भी हमको यहां पर देखना है। स्टार्ट करते हैं विद, यहां पर ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। हाँ भाई, ये हार्ट जो बचपन में तुमने बनाया, ये थोड़ा गलत था भाई, ऐसा वाला हार्ट होता है हमारा। ठीक है, ये हार्ट तो चल जाता था पहले, अब नहीं चलेगा। सो यहां पर जो अपर, देखो हमने 9th में पढ़ा था कि ह्यूमन जो हमारा हार्ट होता है, मैमल्स का या इवन एव्स का भी, वो कितना 4 चेम्बर्ड होता है। देखो यहां पर 1 2 3 4 4 चेम्बर्स हो गए। ठीक है, 4 पार्ट्स हो गए इसके। और जब 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है तो हम उतनी ही एफिशिएंसी से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो सारी चीज हम यहां पर देखेंगे। देखो हार्ट हमारा जो अब हम जब जैसे ड्रॉ करें तो दिस इज नॉट द राइट पार्ट, है ना, ये राइट और ये लेफ्ट नहीं है। हम जब अपने बारे में ड्राइंग बनाते हैं अपने ही बॉडी के बारे में, तो हम इसको राइट कहते हैं, हम अपने आप को ऐसे एज्यूम करते हैं। सो दिस इज राइट, देखो यहां पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल लिखा गया है। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हम ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपने आप को ऐसे एज्यूम करते हैं वहां पे, दिस बिकम्स अ राइट, दिस बिकम्स अ लेफ्ट। ओके, और लेफ्ट और राइट पार्ट को जो सेपरेट करता है, जो वॉल, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। और देखो ये वाला जो मसल है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक मसल, पढ़ा है 9th में ऑलरेडी हमने टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। ठीक है, अपर चेंबर्स को एट्रियम कहा जाता है और लोअर चेंबर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है। देख सकते हो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके अलावा ये जो दिख रहे हैं, ये ऐसे वॉल्स हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ऐसे वॉल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को उल्टा फ्लो होने नहीं देते, रिवर्स फ्लो होने नहीं देते, वन डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने देते हैं। ओके, तो यहां पर हम एक कुछ और, जैसे ब्लड जो है किसमें फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। तो ब्लड वेसल्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है। देखो, एक सपोज ये हमारा अगर हार्ट है, तो हार्ट की तरफ जो ब्लड वेसल हार्ट के टुवर्ड्स ब्लड को ले आता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको वेन कहा जाता है। ठीक है, और जो हार्ट से ब्लड कैरी करता है, फ्रॉम द हार्ट, दिल से हार्ट ब्लड को लेके जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड आर्टरीज, उनको आर्टरी कहा जाता है। ठीक है, और आर्टरीज और वेन्स फर्दर आगे बहुत सारे ब्रांचेस में फिर डिवाइड होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं, और फिर वो बहुत हाइपर फाइन ट्यूब्स बन जाते हैं, बहुत पतले पतले ट्यूब्स बन जाते हैं आगे जाके। ठीक है, इन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, क्योंकि अब ये ट्यूब्स आगे जाके फिर रिकनेक्ट होंगे, एक्सचेंज जो भी चीज़ें हैं सेल से एक्सचेंज करने के बाद फिर रिकम्बाइन होंगे, और फिर से ये क्या बन जाएंगे, फिर से एक बड़े वेसल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको वेन कहते हैं। कहीं भी ब्लड खुला नहीं है, देखो, तो सेल्स से एक्सचेंज करने के लिए जब पतले पतले ट्यूब्स में बदल जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। इनको क्या कहा जाता है, ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है।
तो आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड लेके निकल रहा है, कैपिलरीज जो बहुत हाइपरफाइन ट्यूब्स है, और फिर रिकम्बाइन होके जब वापस से जो डीऑक्सी ब्लड है या कहो तो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाने का काम करते हैं, दे आर वेन्स। अब मैं एग्जैक्टली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात नहीं करूंगा, फिलहाल इसी तरीके से आप याद रखो। उसका रीजन है कि क्यों हम ऐसा नहीं कहते कि सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर ही होता है, ऐसा नहीं है, कुछ और पार्ट्स भी हैं जहां पर उल्टा मैकेनिज्म भी है। ओके, फिलहाल हार्ट से ब्लड लेके जा रहा है वो आर्टरी, हार्ट तक ब्लड लेके आ रहा है वो वेन, और जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करे पतले पतले ट्यूब्स, दे आर कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब सिस्टम क्या है वो देखो, जो हार्ट का मैकेनिज्म है वर्किंग का वो देखो क्या है। अगर सपोज ये हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है। ठीक है, पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो यहाँ हार्ट तक आता है, और वो कैसा वाला ब्लड होता है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर ब्लड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड पूरी बॉडी से ले आ रहा है, मतलब कहो तो सारे सेल्स से लेके आ रहा है। आफ्टर रेस्पिरेशन के बाद कैसा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, CO2 वाला ब्लड आ रहा है, जिसको प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत है, जिसमें ऑक्सीजन भरने की जरूरत है। तो हार्ट इनको रिसीव करता है ऐसे ब्लड को, और फिर इसको सेंड करता है। कहाँ सेंड करता है, कौन करता है प्योरिफिकेशन का काम, ऑब्वियसली लंग्स। तो यानी जो ये CO2 वाला ब्लड है इसको सेंड किया जाता है टुवर्ड्स लंग्स। मान लो यहां पर लंग्स है, ठीक है, हमने लंग्स का फंक्शनिंग जो है वो ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख लिया है। आप चाहिए तो रेस्पिरेशन वाला पार्ट जो है वीडियो का देख सकते हो। ठीक है, यहां पर अब ये जो लंग्स है, अब इसने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया और इसको एक्सेल कर देगा, और CO2 को एक्सेल कर देगा, और यहां पे जो ऑक्सीजन लाया है, ठीक है, लंग्स के पास जो आया है वो सप्लाई हो जाएगा टू द ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस कहां दे दिया जाएगा, टुवर्ड्स हार्ट। देख लो अब यहां पर हुआ क्या, इम्प्योर ब्लड आफ्टर रेस्पिरेशन सेल्स ने भेजा हार्ट की तरफ, हार्ट ने उसको रिसीव किया और उसको फिर सेंड किया कहां पर, उसी ब्लड को सेंड कर दिया टुवर्ड्स लंग्स, और फिर लंग्स में से उस CO2 को बाहर निकाला गया और उसमें ऑक्सीजन भर दिया गया। अब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट रिसीव करके और उसको पंप करेगा, कहां पंप करेगा, अगेन टुवर्ड्स द सेल फॉर द नेक्स्ट रेस्पिरेशन। देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहां पर जो आ रहा है ये कैसा है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सी को हम क्या कहते हैं, जो CO2 वाला ब्लड है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर। तो इसको हम इम्प्योर ब्लड कहेंगे, दिस इज योर प्योर ब्लड। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है हम ह्यूमंस में या फिर हायर एनिमल्स में, आप देख सकते हो कि यहां पर एक सर्कुलेशन, एक साइकिल इधर कंप्लीट हो रहा है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, और दूसरा साइकिल कहां कंप्लीट हो रहा है, बिटवीन सेल्स या बिटवीन बॉडी एंड हार्ट। तो ये एक सर्कुलेशन इधर हो गया, एक इधर हो गया, सो दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, इस वजह से कहा जाता है। ठीक है, अब यही चीज हम यहां के मैकेनिज्म से समझें तो क्या होगा, देखो जो ब्लड पूरी बॉडी से आ रहा है इम्प्योर ब्लड, दैट इज CO2 वाला ब्लड, ऑब्वियसली वो कौन से वेसल से आता है, देखो वेन से आता है, और सबसे लार्जेस्ट वेन से आता है इनफैक्ट, है ना, सारे वेन्स कंबाइन हो गए, लार्जेस्ट वेन को क्या कहा जाता है, वेना कावा। तो ऑब्वियसली ये जो दोनों हैं दे आर वेना कावा, और इस ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, नीचे वाले को इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपर के पार्ट से ब्लड, इम्प्योर ब्लड ले जा रहा है, इंफीरियर वेना कावा नीचे के पार्ट से, है ना, लोअर पार्ट से ब्लड को ले जा रहा है। हार्ट की साइज तो पता होगी, लेफ्ट फिस्ट के बराबर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हमारे हार्ट की, अपने हार्ट की साइज होती है, ठीक है, जिसका आपका अपने आप से चेक कर सकते हो, लेफ्ट फिस्ट ऐसे रखना है, उसको चेक करना है। ठीक है, अब ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से जो CO2 वाला ब्लड आया, वो सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां जा रहा है, इस चेंबर में, यानी कि राइट एट्रियम में पहली बार इम्प्योर ब्लड एंट्री मारा। ठीक है, अब यहां से ये क्या करेगा भाई, ये पूरा इसमें मसल्स लगे हुए हैं, इनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। तो जब ये ब्लड रिसीव करते हैं ना, तब ये रिलैक्स रहते हैं, और जैसे ही ब्लड इनका जब ये फिल हो जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देखो इनका मैकेनिज्म कितना बढ़िया होता है। जैसे सपोज जब ये रिसीव कर रहे हैं ब्लड को, तो उस टाइम पे ये रिलैक्स्ड हैं, खुले हुए हैं, और ये वाले ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड है।
जो हम राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, जैसे ही इसमें ब्लड भर जाएगा, इस वाले में क्या होगा, देखो ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ का सारा ब्लड जो है वापस से देखो ऐसे हो जाएगा, ये ब्लड इसमें आ गया, यानी कि इसमें आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। और इस राइट एट्रियम से इसके बाद ये भी ब्लड रिसीव करके जब ये पंप करेगा तो ब्लड देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ से लंग्स की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर देखना ये वॉल्व्स क्या करेंगे, जैसे ये पंप करेगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, यहाँ से ब्लड जाएगा। अब देख सकते हो इसमें ब्लड ने एंट्री किया इधर से, यहाँ ब्लड रिसीव करके फिर इसमें सेंड किया गया, फिर यहाँ से पंप किया गया और अब कहाँ जा रहा है, लंग्स की तरफ। जिस ट्यूब से जाता है दैट इज कॉल्ड, ठीक है, टू लंग्स। इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, पल्मनरी। और हार्ट से ब्लड लेके जा रहा है, यानी ये क्या हो गया, पल्मनरी आर्टरी। दिस इज कॉल्ड पल्मनरी आर्टरी। तो पल्मनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है, देखो अभी तक CO2 वाला ही ब्लड है, यानी इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। नहीं तो नॉर्मली बाकी जितने आर्टरीज होते हैं जो हार्ट सप्लाई कर रहा है बाकी किसी भी पार्ट को ब्लड, वो ऑक्सीजन वाला होता है। तो नॉर्मली ऑल आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी, क्योंकि यहीं से तो जा रहा है भाई, लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने ही जा रहा है ना। तो ये चीज समझो। और फिर जब ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो जाएगा तो वहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है फ्रॉम लंग्स आएगा, इस पार्ट में एंट्री करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन वाला ब्लड, कमाल है, यानी फर्स्ट टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चेंबर में एंट्री करता है, याद रखना लेफ्ट एट्रियम में। यहां भी मैकेनिज्म वही है, ब्लड रिसीव होगा, पंप होगा तो कहां जाएगा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहां से ब्लड जब पंप किया जाएगा, ये वॉल इसके लिए काफी थिक होते हैं, इसकी कंपैरिजन में ये वॉल थोड़े ज़्यादा थिक होते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्लड को सबसे ज़्यादा प्रेशर देना है, क्योंकि यहीं से वो प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा, अगेन टू द बॉडी फॉर नेक्स्ट, है ना, ये वाला पार्ट, नेक्स्ट रेस्पिरेशन के लिए। इसको क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट आर्टरी है, इसको एओर्टा कहा जाता है। इफ दिस वॉज पल्मनरी आर्टरी, तो ये वेन जो है, जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पल्मनरी वेन, ठीक है। और इसका जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का जो रिदम है वो भी समझो कि ये चेंबर, ठीक है, ये वाला चेंबर और ये वाला चेंबर एक तरह से सिंक्रोनाइज्ड होता है, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा ये भी कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, ऐसे है। और उसी मोमेंट पे ये दोनों एक्सपैंड, ये दोनों रिलैक्स रहेंगे, ऐसे। सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, और ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दोनों रिलैक्स्ड, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टेड है, ये रिलैक्स्ड है। और जब उल्टा होगा, जब उसके अगले मोमेंट पे क्या होगा, ये दोनों जब रिलैक्स्ड होंगे, यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उस टाइम पे ये दोनों कॉन्ट्रैक्टेड होंगे। और साउंड जो आता है, साउंड के, हार्ट के बीट होने का जो साउंड होता है, साइंटिफिक साउंड जो रिकॉर्ड किया गया है, इट इज लब डब, इट इज नॉट धक धक, इट इज लब डब, ठीक है। और जो हमारे हार्ट में कि जो ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जो ये वेंट्रिकल्स प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जब प्रेशर अप्लाई करता है तो हमारे ब्लड में, है ना, हमारे आर्टरीज में हाई प्रेशर रहता है। और उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, वो कितना है, दैट इज अबाउट 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। याद रखना 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। जब इसको चेक किया जाता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो ब्लड प्रेशर नापता है, वो भाई लगा के करते हैं, क्या होता है वो, दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं उसको, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। 120 जब सिस्टोलिक कंडीशन में होगा, सिस्टोल यानी क्या, जब ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तब प्रेशर ज़्यादा रहता है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम। और जब ये रिलैक्स हो जाएगा, है ना, जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा आर्टरीज में, दैट इज अबाउट 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। इसके लिए 120/80 जो है, अच्छा 80 वाले को डायस्टोलिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। तो 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी नॉर्मल एडल्ट का हो या ह्यूमंस का। लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर है तो यही चीज़ बढ़ जाती है,
है ना, डिफरेंट कंडीशंस रीजंस की वजह से। लो ब्लड प्रेशर है तो यही चीज़ कम हो जाती है, ठीक है, अच्छी चीज़ नहीं है, उसको भाई जल्दी से जल्दी सेटल होना करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर जो भी हो, लेकिन ज़्यादा कर की चीज़ें ये बहुत मतलब एक तरह से क्रॉनिक बन जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने बात कर ली डबल सर्कुलेशन की, हार्ट में जो प्रेशर होता है उसकी, हार्ट का बेसिक वर्किंग की हमने यहाँ पर बात कर ली। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भैया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये मेनली दो तरह का होता है। प्लांट्स में दो चीजें मेनली ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक होता है वाटर एंड मिनरल्स, राइट, और दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, कौन सा वेसल करता है? यस, इट इज जाइलम। और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इट इज द फ्लोएम वेसल। ओके, तो यहां पर और एक चीज हमने 9th में क्या पढ़ी थी कि जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ रूट से अपर पार्ट्स में होता है ना, ओनली फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स। इसको यूनिडायरेक्शनल कह सकते हो आप, ओनली इन वन डायरेक्शन। वेराज जब हम फूड के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये ग्रीन पार्ट्स से लेके नॉन ग्रीन पार्ट्स तक होता है। अब नॉन ग्रीन पार्ट्स ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकते हैं। सो दिस फ्लो इज व्हाट, दिस इज बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहां पर इस बार हमको डिस्कस करना है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली कैसे होता है, तो मैकेनिज्म क्या है वो देख लें। तो यहां पर दो मेन मैकेनिज्म्स हैं, एक है जो नॉर्मल आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन से भी वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और दूसरा यहां पे हम पढ़ेंगे दैट विल बी रूट प्रेशर, ठीक है। देखना यहां पे ट्रांसपीरेशन वैसे क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, राइट। तो इस लॉस ऑफ वाटर से भी देखो वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो यहां पर मैंने एक मान लो एक पेड़ बना दिया नॉर्मल सा, कोई ज्यादा डेप्थ में नहीं ऐसे करना, तो और ये पूरा सेल से ही बना हुआ है, वैसे प्लांट तो पूरा सेल से ही बना है। तो मैं यहाँ का एक सेल बना देता हूँ, इसके नीचे का एक सेल बनाता हूँ, एक ओवरऑल मान लो कि यहाँ पर मैंने आपको एक सेल का एक सिस्टम दिखा दिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली इतने बड़े सेल नहीं होंगे, लेकिन एक तरीका बताता हूँ कि एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो समझो कि ये एक सेट ऑफ सेल दिखा दिया ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब एक एक प्लांट सेल्स है इसके। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर जो सराउंडिंग है उसकी हीट की वजह से जैसे वो बाहर आएगा, ट्रांसपीरेट होगा, वाटर बाहर जाएगा, तो क्या होगा, इस सेल में वैकेंसी क्रिएट होगी, एक लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट होगा, और इस वजह से ये दूसरा सेल का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, देखो यहाँ पर सब जगह वाटर मॉलिक्यूल्स है, दूसरा सेल का वाटर मॉलिक्यूल ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, है ना, बाय द नॉर्मल जो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस कह सकते हो उससे ये शिफ्ट होगा। अब जैसे यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी ये अगला वाला आ जाएगा, जैसे यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी अगला वाला वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि इस ट्रांसपीरेशन से देखो यहाँ पर हर एक लेवल पे शिफ्टिंग हो गई वाटर और उसके साथ मिनरल्स की भी। और जैसे ही यहाँ पे लास्ट सेल में वैकेंसी क्रिएट होगी, वाटर यहाँ से सॉइल से अब्जॉर्ब भी कर लिया जाएगा। तो यानी इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपीरेशन जो है वो हेल्प कर सकता है इन अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। अगर हम बात करें रूट प्रेशर की, तो रूट प्रेशर क्या चीज है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक बेसिक रूट सिस्टम दिखाते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता होगा। तो जब ये रूट हेयर्स जो यहाँ पर ऑब्वियसली होते हैं जो अब्जॉर्प्शन करते हैं, तो वो रूट हेयर्स फर्स्ट पहले लेवल पे क्या करते हैं, देखो यहाँ भी एक रूट के अंदर भी एक सोल्यूशन ही है और सॉइल के अंदर भी एक सोल्यूशन ही है। किस चीज का सोल्यूशन है, वाटर प्लस मिनरल का, ठीक है। तो यहां पर भी वाटर प्लस मिनरल है और यहां पर भी वाटर प्लस मिनरल है। अब होता क्या है ना कि रूट्स है ना एक यहां पर कुछ एटीपी खर्च करते हैं, है ना, अपना एटीपी अपना एनर्जी यहां पर यूज करते हैं, और उस एटीपी के मैकेनिज्म से वो यहां से कुछ आयंस अब्जॉर्ब करते हैं। आयंस अब्जॉर्ब कर रहे हैं यानी क्या अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑब्वियसली मिनरल्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो जैसे ये यहां से मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं या आयंस अब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या हो जाता है ना कि ये मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, या कहो तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द रूट बढ़ जाता है, और जिस वजह से क्या होगा कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम हो गया। ऑब्वियसली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की कंपैरिजन में अंदर कम हो गया,
तो वाटर अपने आप से फ्लो कर जाएगा एंड दैट विल बी बाय ऑस्मोसिस, या कह सकते हो तो एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या हुआ, देखो सिस्टम समझ लो। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पहले आयंस अब्सॉर्ब किया रूट्स ने, और ये कौन सी लॉजिक से अब्सॉर्ब किया, अपना जो एनर्जी है उस चीज को यूज करके। प्लांट ने अपना एटीपी खर्च किया इधर पे। नॉर्मली ये चीज हम काफी कम टाइम सुनते हैं ना कि प्लांट अपना एनर्जी कहीं पे यूज कर रहा है, तो यहां पर प्लांट अपनी एनर्जी यूज करता है, और ऐसे अब्सॉर्प्शन को एक्टिव अब्सॉर्प्शन कहते हैं, जहां पर एनर्जी यूज हो रहा है। तो इसने एक्टिव अब्सॉर्प्शन ऑफ आयंस किया फर्स्ट स्टेप में, और जैसे ही आयंस अंदर आ गया, अंदर क्या बन गया, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। ऑब्वियसली अगर सॉल्यूट बढ़ जाएगा तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, और इस तरीके से वाटर भी फिर बाहर से अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो कर गया, एंड दैट इज बाय नॉर्मल ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया रूट प्रेशर, और आप देख सकते हो कैसे एग्जैक्टली वाटर और मिनरल यहां पर अब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट को क्या कहा जाता है, याद रखना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो अब देखते हैं ट्रांसलोकेशन एग्जैक्टली कैसे होता है। ये भी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट जो है ना अपनी एनर्जी है ना, अपना एटीपी खर्च करता है। ट्रांसलोकेशन कैसा होता है देखो, तो अगर मान लो कि मैं यहां पर एक बेसिक लेवल पे दिखा रहा हूं कि ये वो पार्ट है जहां पर प्लांट ने अपना फूड जो है वो क्या किया है, प्रिपेयर किया हुआ है। दिस इज दैट ग्रीन पार्ट। तो यहां पर ग्रीन पार्ट है, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस हुआ, क्लोरोफिल है वहां पर, तो यहां पर फूड प्रिपेयर हुआ है। तो जो फूड यहां पर है वो फूड अपने नियर बाय, देखो जैसे अब यहां पर मान लो कि फूड रिक्वायर्ड एरिया है, दिस इज नॉन ग्रीन पार्ट, जहां पर फूड नीडेड है या फूड की नीड है। ठीक है, तो अब इस पोर्शन में एग्जैक्टली ये फूड कैसे सेंड किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या होता है ना कि जो नियर बाय फ्लोएम टिश्यू है, मान लो कि ये नियर बाय फ्लोएम टिश्यू है, दिस इज दैट फ्लोएम, तो ये अपना एटीपी खर्च करके, प्लांट अपना एटीपी यूज करके क्या करता है, इस फूड को यहां पर सुक्रोज नाम दिया गया है, तो इस सुक्रोज को क्या किया जाता है, यहां से नियर बाय फ्लोएम में शिफ्ट किया जाता है। एंड दिस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहां पर एटीपी यूज हुआ है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पहला स्टेप क्या हुआ, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज टू नियर बाय फ्लोएम टिश्यू। जहां से फूड बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है, वहां से नियर बाय फ्लोएम टिश्यू में सुक्रोज शिफ्ट कर दिया गया। अब जैसे ही सुक्रोज शिफ्ट हुआ, ठीक है, यहां पे सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ऑब्वियसली, तो क्या होगा, ऑब्वियसली अंदर वाटर भी है, लेकिन अब सुक्रोज बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो इसके आसपास में ही जाइलम वेसल भी है, तो जाइलम क्या करेगा, जाइलम में जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारा वाटर मिनरल भरा हुआ है, तो ये वाटर जाइलम से शिफ्ट कर जाएगा इसके अंदर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी ये किससे होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस से होगा। सेकेंड स्टेप क्या हुआ यहां पर, ट्रांसपोर्ट या शिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। जाइलम से उसी पार्ट में जहां पे सुक्रोज गया है, जहां सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसका वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो जाइलम से वाटर शिफ्ट हो गया, जिससे यहां पर वाटर का भी अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। इस पार्ट में सुक्रोज भी बढ़ गया, वाटर भी बढ़ गया इस फ्लोएम के टिश्यू में। अब ये ओवरऑल देखा जाए तो ये बन गया हाई प्रेशर एरिया, यहां पर इस सोल्यूशन का हाई प्रेशर बन गया, और जहां पर ऐसा नहीं हुआ है दैट बिकम्स ऑब्वियसली द लो प्रेशर, जहां फूड नहीं है, सुक्रोज नहीं है, वो बन गया लो प्रेशर। तो ये सोल्यूशन फ्लो कर जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपने पढ़ा है विंड का भी फ्लो ऐसे ही होता है, राइट। तो ये सोल्यूशन फ्लो कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस, इट विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जैसे ये यहां से गुजर रहा होगा, ये जो सुक्रोज और वाटर का जो मिक्सचर है जो यहां से गुजर रहा होगा, तो ऑब्वियसली सुक्रोज का एक टेंडेंसी होता है, या किसी भी सोल्यूट का एक टेंडेंसी होता है कि वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर सकता है बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो सुक्रोज का शिफ्टिंग हो जाएगा यहां पे, और बेसिकली देखा जाए तो सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो गया फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट। एक्सक्रीशन जो आपको लास्ट 4 में से जो आखिरी लाइफ प्रोसेस है वो आपको यहां पर कराने वाला हूं मैं,
ओके। तो स्टार्टिंग विद द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यही है। ओके, इसके अंदर आप देख सकते हो किडनीज है, दीज आर किडनीज। देखा जाए तो ये हमारा राइट किडनी हुआ, ये वाला लेफ्ट किडनी हुआ। सो दिस इज राइट किडनी, ये वाला हो गया लेफ्ट किडनी, राइट। और इसमें ब्लड जो है प्योरिफिकेशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब आपको पता होगा, इट इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, या इन जनरल अब 10th के हिसाब से बात करा जाए तो इट इज अ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, दैट इज एक्सक्रीशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्वियसली ब्लड जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दिस इज योर रेनल आर्टरी। रेनल ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, किडनीज के लिए, बात याद रखना। तो रेनल आर्टरी, वो आर्टरी जो यहां पर ब्लड ले आ रहा है फ्रॉम द हार्ट, किस लिए ले आ रहा है, इसमें से वेस्ट के रिमूवल के लिए, ओके। और किडनीज उसमें फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, और फिर उसके बाद जो प्योर ब्लड है वो वापस से यहां से रेनल वेन से रिटर्न चला जाएगा। सो दिस इज द रेनल वेन, ठीक है। रेनल आर्टरी वो आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड को यहां ले आ रही है, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, और फिर किडनीज उसमें प्योरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करके रेनल वेन से वापस रिटर्न सेंड करते हैं, ओके। और यहां पर जो वेस्ट है वो इस पार्ट से, कौन सा ट्यूब है ये, यस दिस इज यूरेटर। यूरेटर के थ्रू ये कहां जाता है, ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, दिस बैग, ठीक है, ये हमारा यूरिन का बैग है। व्हाट इज दिस कॉल्ड, यूरिनरी ब्लैडर। तो अब ये इस ब्लैडर के थ्रू क्या होगा, ये इसके अंदर यूरिन स्टोर होगा, और यूरेथ्रा से, दिस पार्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से वो चीज कह सकते हो आप डिस्चार्ज होगा, जो यूरिन होगा वो टाइमली या पीरियोडिकली कंट्रोल्ड मैनर में यहां से डिस्चार्ज होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जैक्टली कि किडनीज ये काम कैसे कर पाते हैं। तो किडनीज, असल में किडनीज के अंदर देयर आर अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट, जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है, और एक किडनी में अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दीज आर एक्चुअल वर्कर्स जो किडनी के अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, ओके। तो यहां पर हम एक बेसिक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं कि भैया नेफ्रॉन जो है एग्जैक्टली ब्लड को कैसे यहां पर प्यूरिफाई करता है, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये क्या है, दिस इज योर बेसिक नेफ्रॉन। एक छोटा सा समझो कि ऐसे 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स अबाउट एक किडनी में होते हैं, राइट। और आप किडनीज का भी देख सकते हो, राइट किडनी थोड़ा नीचे है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पर रीजन ये है कि ये नीचे क्यों है और थोड़ा छोटा भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक लीवर जो आपका स्ट्रक्चर है वो रहता है, ओके। और इसमें ये नेफ्रॉन का आगे का एक्सटेंशन देखिए, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हेनलीज लूप कहा जाता है। ये हेनलीज लूप के बाद देखो एकदम परफेक्ट यू टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये, और इसके बाद यहां से जो वेस्ट है वो एक अलग से ट्रैक में सेंड कर दिया जाएगा, जिसको मेन डक्ट कहते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन्स अपना डिस्चार्ज जो वेस्ट है वो यहां पर सेंड करेंगे, ठीक है। तो अब ये नेफ्रॉन अपना वर्क कैसे करते हैं, कौन से पार्ट्स हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। इस पार्ट को कहते हैं हेनलीज लूप, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द मेन डक्ट। ये वो मेन ट्यूब है, ठीक है, जहां पे वेस्ट अलग अलग नेफ्रॉन से यहां पर वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा, फिर किडनीज उसको यूरेटर के थ्रू सेंड करेंगे, ओके। अच्छा, अब इस पार्ट को कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इतना ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है 10th में, पर फिर भी दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यहां से यहां तक के ट्यूब के स्ट्रक्चर को, और इसको कहा जाता है डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ओके। अब होता यह है कि यहां पर छोटे छोटे कैपिलरीज ब्लड ले आते हैं, ठीक है, और जिस ट्यूब से यहां पर ब्लड आ रहा है दैट इज कॉल्ड एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल। एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल से ब्लड आ रहा है, ब्लड कैपिलरीज है ये, यहां से ब्लड आ रहा है इनटू द नेफ्रॉन, और फिर ये इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड, और फिर एक और ट्यूब इस ब्लड को कलेक्ट करके ले जाती है,
दिस ट्यूब इज कॉल्ड इफेरेंट। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल। अब एफेरेंट और रीफेरेंट में फर्क देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है, और ये कैसा है? ये नैरो है। तो जब ऐसा होगा ऑब्वियसली ब्लड जो है प्रेशर में आ रहा है, और जब ट्यूब और पतली हो गई तो क्या हो जाएगा? ब्लड का प्रेशर इस पार्ट में और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां से ब्लड आ रहा है, इधर स्प्रेड हो रहा है और यहां से कलेक्ट किया जा रहा है, बट दिस पार्ट इफेरेंट इज नैरोअर देन एफेरेंट, जिसकी वजह से जो इसके अंदर के ब्लड के काफी कंपोनेंट्स, वेस्ट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी यहां से इस तरफ थ्रो कर दिए जाएंगे। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल वाले पार्ट में वो कुछ पार्ट्स आ गए, और यहां पर सीलिया प्रेजेंट होता है जो इन पार्टिकल्स को जो इधर आए हैं इनको ट्यूब में सेंड करता है इस मैकेनिज्म से। ठीक है, यानी पार्टिकल्स यहां आ गए, और यहां से जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये पार्टिकल्स क्या क्या कंटेन कर रहा है वो भी देख लो। इसमें नो डाउट इसमें यूरिया है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये तो है ही, साथ में इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी है, जैसे इसके अंदर है अमाइनो एसिड जो कि ऑब्वियसली प्रोटीन है, प्रोटीन का एक फॉर्म है। ओके, और यहां पर इसके अलावा है ग्लूकोज, अगेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो ब्लड लूज नहीं करना चाहेगा, बॉडी लूज नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा सॉल्ट है, वाटर है ना, तो कुछ चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट भी हैं जो ब्लड लूज नहीं करना चाहेगा, पर यहां से ये चीज निकल चुकी है। तो इसके लिए ब्लड का एक कैपिलरी जो है इधर भी वाइंड करता है, इसको स्ट्रक्चर को कॉइल करता है आगे से भी, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वापस से रीअब्सॉर्ब करी जा सके। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो इस पार्ट में फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो ट्यूब्स है ये इसको रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो ये सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जो है वो एग्जैक्टली जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड है जो इंपॉर्टेंट है ब्लड के लिए, वो वापस ब्लड ने उसको ले लिया। और हेनलीज लूप में क्या होता है ना कि बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, वाटर और सॉल्ट जो है यहां पर अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। मेनली देखो यहां पर इस पार्ट में वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है। अगर समझो कि गर्मी का मौसम है तो उस टाइम पे बॉडी ज्यादा पसीने से पानी लूज हो जा रहा है, तो इस पार्ट में पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा बॉडी, ठीक है, ताकि वाटर का बॉडी में कंटेंट बना रहे। तो इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहा जाता है इसको? ऑस्मो रेगुलेशन। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो यहां पर हेनलीज लूप में परफॉर्म किया जाता है। और बाकी जो यूरिया अलोंग विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर वो इस पार्ट में मेन डक्ट में सेंड कर दिया जाता है। बहुत सारे दूसरे नेफ्रॉन्स भी ऐसा काम करेंगे और मेन डक्ट में बहुत सारा ऐसा यूरिया और वाटर कलेक्ट हो जाएगा जो फाइनली यहां पर यूरेटर के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरीके से हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म है ये इतना ज्यादा समझो कि आप टफ नहीं है। उसमें आप बहुत बेसिक चीजें, एक पैराग्राफ दिया है आपको बुक में, उसमें आप ये कह सकते हो कि प्लांट ऑक्सीजन जो रिमूव करता है वो भी एक तरह से उसका वेस्ट है। जो ड्राई लीव्स जो उसके गिर रहे हैं वो भी एक वेस्ट है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में से जो गम निकलता है उसके आप कह सकते हो ट्रंक वाले पार्ट से जो गम निकलता है वो भी उसका एक वेस्ट है ना। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है वो भी उसका वेस्ट है। ओके, तो इस तरीके से प्लांट भी अपना एक्सक्रीशन कर पाता है। ओके, तो यहां पर हमने जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो यहां पर फाइनली कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो भैया कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।